हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द DR लर्निंग। तो बच्चे, हमने कल अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था चैप्टर 10 10th क्लास का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम पार्ट 1 कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। उसमें हमने टॉपिक 1 जनरल इंट्रोडक्शन जो थी, उसके बाद मिरर वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये मिरर है। इसके नीचे से शेडेड करके कुछ किया है ना हमने, तो ये शो करता है कि आपका जो सरफेस है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो पॉलिश्ड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मिरर की डेफिनेशन में कि मिरर क्या होता है, जिसका जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड हो। ग्लास पॉलिश्ड सरफेस होता है मिरर। सो ये जो है ये पॉलिश शो कर रहा है और इससे क्या पता चलता है ये मिरर है। ठीक, अब यहाँ से कोई रे आई है, यहाँ से क्या आई है, रे आई है। अब ये रे क्या करी है, ये स्ट्राइक करी है मिरर के ऊपर। सो जोन सी रे स्ट्राइक करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद जब रे उसी मीडियम में वापस चले जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस सारे फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ रे स्ट्राइक्स द मिरर वेदर प्लेन और स्फेरिकल देन इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी एक मिरर पर, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक रे इंसिडेंट करे, स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए, इस प्रोसीजर को, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सो आई होप बच्चे आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक्स पे। सो आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आप डायग्राम फिर से अच्छे से समझिए। ये आपका M1 और M2 क्या है, मिरर है। ठीक है, जो पॉलिश हुआ है वो क्या है, मिरर है। ए बी जो रे है वो रे क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, द एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोज क्या शो करते हैं, आपकी रे की डायरेक्शन शो करते हैं। अगर आप एरोज उल्टा दोगे तो ये इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एरोज का ध्यान जरूर रखना। अच्छा, जब भी हमने रेज आप दिखानी है तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपके मिरर से। ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर, इसको ऐसे बोलते हैं। सो N1 N2 इज द नॉर्मल टू द मिरर। ठीक, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, और बी सी क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और यही जब रिफ्लेक्टेड होती है रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जो आपको एंगल आर दिख रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यही कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है। ए बी इज नोन एज इंसिडेंट रे, बी सी इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle R is known as angle of reflection, N1 N2 is normal to the mirror, M1 M2 is the plane mirror, point B। अब ये B पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर ही आपकी क्या हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपका मिरर पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल के साथ और इंसिडेंस रे के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये कई बच्चे ध्यान में नहीं रखते और ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बता देते, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपने कौन सा एंगल बताना है, आपने बताना है ये वाला, नॉर्मल के साथ वाला एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल ऑफ, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ वाला, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आपके दो लॉज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लॉ नंबर 1 क्या है, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होते हैं। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन का क्या मतलब है? सो आप ऐसे समझिए कि ये एक पेज के ऊपर है, ये पेज से बाहर नहीं है। सो आई हैव दिस कॉपी, इससे समझेंगे कि जो भी आपकी रेज वगैरह हैं वो सब इस पेज के ऊपर है, इस कॉपी के ऊपर है। कोई भी रे ऐसे नहीं है, ऐसे बाहर को नहीं है, 3D में नहीं है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, और इसको नोट डाउन भी करना है। जब भी आपको बोला जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को इलेबोरेट करेंगे एक एक पार्ट को, उसके बाद आप 2 लॉज लिखेंगे, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए। सो आई होप बच्चे आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक्स के ऊपर। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर तक का उतना ही था। स्फेरिकल मिरर में आगे आपको मैंने टाइप्स लिखवाई थी, 2 तरह के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं ये बनते कैसे हैं। तो आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास शेल है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं, इस साइड से और इस साइड से। इसके अंदर एयर है, ठीक है, इसके सारे अंदर जो है वो एयर है। इसको पहले आप इस यहाँ से काट लो। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास ऐसे कर्व शेप का ना मिरर आएगा, ठीक है। सो ये इस साइड से इसकी बल्जिंग जो है अंदर की तरफ होएगी, ऐसे होएगा। सो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और जिसकी बल्जिंग बाहर की तरफ हो उसको कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। सो ऐसे आपने इसको याद रखना है, और ये इनके आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इसको ये कैसे दिखने में है और ये कैसे दिखने में है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम केसेस करेंगे तो ये काम आएगा। आगे बच्चे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं हमारे मिरर के साथ, स्फेरिकल मिरर के साथ, उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है। यहाँ पर आपने एक स्फेरिकल शेल बनानी है पूरी, और इसको आपने डार्क कर देना क्योंकि ये मिरर को रिप्रेजेंट करता है। M1 M2 क्या है, मिरर है, ठीक है। जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही यहाँ पर भी सेंटर होगा। सर्कल का सेंटर हम O से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम C से डिनोट करेंगे इसको, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि मैं आपको आगे डिफाइन बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं पोल क्या है। पोल ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। सो ये मिरर है आपका M1 से लेके M2 तक। मिरर का जो सेंटर है उसको पोल कहते हैं। सो दिस पॉइंट, दिस P इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। इसको P से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर का मतलब है इट इज डिफाइंड एज सेंटर ऑफ दैट ग्लास स्फेरिकल शेल ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये वो सेंटर है जहां पर आपका जो ग्लास स्फेरिकल शेल है और जिसमें आपने मिरर लिया है, ठीक है, जिसमें आप मिरर क्या डिफाइन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये उस सर्कल का, उस ग्लास स्फेरिकल शेल का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से डिनोट करते हैं। आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस वर्ड आपने मैथ्स में भी सुना होगा, Y एक्सिस, Z एक्सिस, X एक्सिस। सो एक्सिस एक लाइन होती है, सो यहाँ पर भी लाइन ही है। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू पोल, पोल क्या है, P, and center of curvature of the mirror is called as principal axis। वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो, that line is known as principal axis। यहाँ पर कौन सी है, ये डॉटेड लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी पास हो रही है, ये पोल से भी पास हो रही है। मेरे पास स्पेस नहीं थी बट आप इसको आगे पास करवा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक पहले आप डेफिनेशंस लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सो बच्चे आगे डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोकस। सो फोकस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकस। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट आएगा जो, वो क्या है, वो फोकस है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है
और फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि फोकस मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये एक डिस्टेंस है। अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो पॉइंट है या एक लाइन है, ठीक है। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये दोनों डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये पोल है, इनके बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर आपको सर्कल के बारे में पता हो थोड़ा सा, तो आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है उसका सेंटर से लेके सर्कल तक ये जो लेंथ होती है ये रेडियस होती है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। जो फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और जो फोकल लेंथ होती है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये भी एक डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस कॉल्ड एज फोकल लेंथ। सो पोल और फोकस, ये पोल है और ये फोकस है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है एक, जैसे डायामीटर और रेडियस के बीच में होता है ना रिलेशन, वैसा ही कुछ रिलेशन होता है। अब आपको ये पता है कि ये वाली लेंथ, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक का, और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है, क्योंकि फोकस कहाँ है, मिड में है, ठीक है। मतलब अगर ये फोकल लेंथ है तो ये भी फोकल लेंथ होएगी, फोकल लेंथ ही होएगी। अगर इतना डिस्टेंस हम फोकल लेंथ कह रहे हैं तो ये भी फोकल लेंथ होएगा। अगर आप मान लो ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर्स है तो ये 5 मीटर्स होएगा, ये भी 5 मीटर्स होएगा। मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है। और अगर इसको फोकल लेंथ का नाम दिया तो ये भी फोकल लेंथ है, इसमें भी फोकल लेंथ लिख देते हैं। हालांकि मानेंगे नहीं, बट समझाने के लिए लिख रही हूँ। फोकल लेंथ यहाँ पर भी है, फोकल लेंथ यहाँ पर भी है, और ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर आप दो फोकल लेंथ को जोड़ दें, मतलब उतनी ही लेंथ को फिर से एक बार प्लस कर दें या जोड़ दें उसको, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उतनी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है हमारे पास कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। 2 बार अगर आप फोकल लेंथ को ऐड करते हैं तो फोकल लेंथ, सॉरी, आपने स्मॉल एफ से डिनोट करनी है, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करके देता है, और ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। सो इसको आप अभी से नोट कर लो और इसको ऐसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। उतार लीजिए बच्चे इसको। सो आई होप बच्चे आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपीज के ऊपर। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने स्फेरिकल शेल के बारे में भी पढ़ा, कन्वेक्स कनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने जो भी टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं स्फेरिकल शेल के साथ, उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपका बेस लेक्चर है आगे के लिए। सो इसको अच्छे से देखना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना डेफिनेशंस को। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।